सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारे पास बातचीत करने के लिए दो विषय थे। एक विषय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के संदर्भ में था। वहीं दूसरा विषय पिछले कुछ समय से चल रही तकरार को लेकर है, जो सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून मंत्री के बीच में बयानों के तौर पर देखने में आ रहा था। सियासी मसले कभी भी बातचीत के लिए हमारी केंद्र में आ सकते हैं, लेकिन जब सवाल देश का है और देश की दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के संदर्भ में, तो लगता है कि उस पर बात तुरंत होनी चाहिए और ईमानदार तरीके से होनी चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है कॉलेजियम पर बढ़ती रार, समाधान की दरकार। संदर्भ यह है कि इस देश के अंतर्गत लोकतंत्र तीन स्तंभों पर टिका हुआ माना जाता है। चौथा स्तंभ पत्रकारिता के संदर्भ में कहा जाता है, लेकिन तीन बुनियादी स्तंभ है। एक विधायिका के रूप में, दूसरा कार्यपालिका के रूप में और तीसरा न्यायपालिका के रूप में। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की स्थितियां बन रही हैं। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश में आई तो इसने न्यायिक क्षेत्र में भी सुधार की कोशिशें की और इसी के तहत सरकार ने चाहा कि जजों के संदर्भ में, खासतौर पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें बदलाव होना चाहिए। जजों की नियुक्ति अभी जो सिस्टम चला रहा है उसके अंतर्गत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉलेजियम है, अर्थात जिसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनके साथ में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं वो बैठते हैं। वो बैठकर परस्पर ये तय जाना है और वह अपनी अनुशंसा सरकार को भेजते हैं और सरकार के लिए ये सिफारिश लगभग बाध्यकारी होती है और राष्ट्रपति के माध्यम से उस पर मोहर लग जाती है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में जब प्रक्रिया की बात आती है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो संबंधित राज्य का होता है उससे परामर्श कर लिया जाता है और इसी प्रकार की कॉलेजियम की व्यवस्था के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया कर दी जाती है। इस नियुक्ति की प्रक्रिया को अस्तित्व में आने की भी एक लंबी कहानी है। अलग अलग आदेशों के माध्यम से यह व्यवस्था अस्तित्व में आई। 3 जजेस के तौर पर यह कहानी विधि के विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि एक केस 80 के दशक में था, दूसरा केस जो है 93 में था, तीसरा केस 98 में था और उसके तहत ये कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई। वर्तमान सरकार इस कॉलेजियम व्यवस्था को स्वीकारने के संदर्भ में अपनी असहमति जताती है। सरकार का कहना है कि ये संविधान के तहत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों के तहत गढ़ी हुई व्यवस्था को अपनाया है और इसमें पारदर्शिता की कमी है। देश के वर्तमान कानून मंत्री किरण रिजिजू इसे बंद कमरे में नहीं बल्कि सार्वजनिक मंचों पर मुद्दा बना रहे हैं। वह पिछले दिनों गुजरात में थे, 5 दिन के कार्यक्रम में थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर असहमति जताई और असहमति जताते हुए यहां तक कह दिया कि जजेस की नियुक्ति का काम सरकार का है, ये काम जजेस क्यों कर रहे हैं और जजेस चूंकि ये काम कर रहे हैं इसलिए वो अपने मूल काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। वह इसकी राजनीति में व्यस्त रहते हैं, अपने लोगों को बनाने के संदर्भ में करते हैं। भाई भतीजावाद यहां पर भी हिस्सा बन गया है। इस प्रकार की तल्ख बातें उनके द्वारा कही गई। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो कानून मंत्री ने भी कह दिया, अगर आप मानते हैं कि आपकी भेजी हुई सिफारिशों को हम जस का तस मान लें तो हमारे पास फाइल भेजी ही क्यों जाती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी के 75 साल बाद क्या हम एक नए द्वंद्व की ओर बढ़ रहे हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन बुनियादी तौर पर जनहित की बात कर रहा है या कौन अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते तलाश कर रहा है। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 प्रबुद्ध विद्वान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सम्मुख इस नाजुक मसले पर कुछ ईमानदार और तथ्यपूर्ण बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि सम्मानित होने के लिए कानून को सम्मान के योग्य होना चाहिए, उसे न्याय संगत होना चाहिए और न्यायपूर्वक ही लागू होना चाहिए। रिचर्ड निक्सन के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही थी। इसको अपने जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सीवी पांडे साहब इस चर्चा के लिए खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर साथ में मौजूद है। हमारे साथ एहतेशाम हाशमी जी मौजूद हैं, जो अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय में और साथ ही सदस्य भी हैं विधि प्रकोष्ठ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी को और सर्वोच्च न्यायालय में वकील के तौर पर सक्रिय है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं राहुल देव जी से करना चाहता हूं और राहुल जी से समझना चाहता हूं इस पूरे द्वंद्व के संदर्भ में बतौर पत्रकार उनकी दृष्टि क्या है। क्या ये जनहित के संदर्भ में छिड़ी बहस है या दोनों पक्ष अपने अधिकारों को लेकर सचेत हैं, अपनी सुविधा को लेकर सचेत हैं
और इसीलिए इस प्रकार की टकराव की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। क्या कहते हैं राहुल जी? हिमांशु जी, जैसा कि आमतौर पर जीवन में होता है, यहाँ भी दोनों ही मामले हैं। केवल या ये या वो वाला इस दृष्टि से देखने की हमें जरूरत नहीं है। जी दोनों तरफ प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए जो बिल्कुल बुनियादी संस्थाएं हैं उसको चलाने के लिए और उसको एक धुरी पर बनाए रखने के लिए, वो दो संस्थाएं यहाँ भी आमने सामने खड़ी दिख रही हैं। और दोनों के बिना न तो न्याय व्यवस्था चल सकती है, न देश चल सकता है। जी ये जो तनाव है ये बड़ा पुराना है, कोई नया नहीं है। जी और लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि अभी जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है जी दोनों ओर से, जी कानून मंत्री रिजिजू जिस जिस तरीके से जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो भी आश्चर्यजनक है जी एक कानून मंत्री के लिए, जबकि वो सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। जी और हमारे कुछ न्यायमूर्तियों की भाषा भी ऐसा लगता है कि उनकी उनकी कसमसाहट, उनकी नाराजगी भी उनकी टिप्पणियों में दिखाई दे रही है। जी अ, हमें याद रखना होगा कि ये जो कॉलेजियम वाला मामला है, ये शुरू से इस पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, क्योंकि प्रश्न चिन्ह उससे पहले वाली व्यवस्था पे भी उठते रहे थे। जी और वो पहले वाली व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई, कुछ दोष पाए गए, और सचमुच उसमें अतिक्रमण हुआ था मर्यादाओं का। जी इसीलिए ये 1991 के बाद से 3 जजों का जो मामला है जिसका आपने उल्लेख कर दिया है, उसके बाद एक नई व्यवस्था न्यायपालिका ने अपने लिए बना ली, कॉलेजियम की। जी और तब से वही व्यवस्था अब तक चल रही है। और जैसा कल ही शायद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौल साहब ने कहा है जी कि फिलहाल देश का वही कानून है जी और उसी के तहत ये न्यायपालिका चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय चल रहा है। जी तो उसका पालन तो करना पड़ेगा। जी अगर सरकार को उससे असहमति है, जैसा बार बार कानून मंत्री बता रहे हैं, तो फिर उसके सामने समाधान या विकल्प है कि भाई आप संसद में मामला जाइए। एनजेएसी आपने जो किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था 5 जजों की बेंच ने, जी उसको आप कुछ फिर बदल कर उसको फिर से एक बार संसद के सामने लाइए, उसको पारित करवाइए, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना विचार करेगा, अपनी टिप्पणी देगा। उसके पहले तो जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। उसमें इस तरह की टीका टिप्पणी ना तो इससे सरकार की शोभा बढ़ रही है, ना न्यायपालिका की गरिमा का पूरा पालन या उसका बचाव एक किया बात पे जाए। आपको अचंभा नहीं होता राहुल जी? वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती, खासतौर पर जो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार रही है, उसकी नीतियों को लेकर, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा आलोचना का स्वर रखती है। लेकिन जजों की नियुक्ति के संदर्भ में यह सरकार पूर्ववर्ती व्यवस्था को ठीक ठहराती है। किरण रिजिजू सीधे तौर पे कहते हैं 1993 से पहले जो व्यवस्था थी वो एकदम ठीक थी। थोड़ा इस पे भी तो दृष्टि दीजिए। जो सरकार लगातार कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा करती आई है, जिसकी हर नीति पर नियत के आधार पर शक जताती आई है, वो सरकार बता रही है बहुत अच्छे थी व्यवस्था। इसमें तो कुछ कहिए ना आप। अच्छा सवाल उठाया आपने। जी ये इसलिए है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट की पिछले कई लंबे समय से हम देख रहे हैं जो एक भूमिका है, जो उसका जो रुख है, जी वो सरकार को रास नहीं आ रहा है। जी उसके कई फैसले ऐसे हुए हैं, और बिल्कुल दो टूक फैसले हुए हैं, जो सरकार और जो अभी राजनीतिक माहौल है या जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको वो सूट नहीं करते। उसके लिए वो बहुत ही असुविधाजनक है। जी और उसमें कुछ बड़े बड़े मामले शामिल हैं। जी और सबसे ताजा मामला तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले को लेकर है, उनकी नियुक्ति को मामले को लेकर है, जी और वो भी एक बड़ा मामला है। तो पहले ये नई व्यवस्था इसीलिए बनी थी कि पिछली वाली व्यवस्था में तत्कालीन सरकारों की ओर से अतिक्रमण किया गया था, न्यायिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया था। जी इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को जरूरत महसूस हुई कि एक नई व्यवस्था बनाई जाए, जो बनाई गई। जी तो ये राहुल जी इस का कहना है कि कुल मिलाकर वर्तमान फैसले असहज कर रहे हैं सरकार को, इसलिए सरकार कुछ ज्यादा परेशान है और इस तरीके टिप्पणी। जी राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज और अंतिम बात कि ये सरकार जब से आई है 2014 से, आते ही जो इसने पहले जो कुछ बड़े काम किए थे उसमें एक था एनजेएसी का बिल लाना, विधेयक लाना। जी 14 अगस्त को लोकसभा में पारित कराया गया, 15 अगस्त को राज्यसभा में पारित कराया गया, एक ही दिन में। उसके जी बाद
20 विधानसभाओं में करा लिया गया और इसको फिर अंततः फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अस्वीकार किया। जी। तो पहले आप समझिए कि इस सरकार की, मोदी सरकार की शुरुआत से उसको जो समस्या रही है न्यायपालिका से, या उसको बदलने की उसकी कोशिश रही है, वो तब से चल रही है। उसका इतिहास तब से हमें याद रखना चाहिए। तब से हमें याद रखना चाहिए। जिसकी तरफ राहुल जी हमें स्मरण करा रहे हैं वो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया और उसके माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना चाहा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सरकार की ये कोशिश रास नहीं आई और उसने अपने फैसले के माध्यम से इस कोशिश को खारिज कर दिया। तब से टकराव बना हुआ है। मेरे साथ में जस्टिस सीवी पांडे साहब जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, इतना आसान मसला नहीं है। सरकार अपने तरीके से तर्क जुटा रही है कि उसकी आपत्ति क्यों है। सरकार सवाल कर रही है, कोर्ट सवाल करता है कि पिछले 22 साल में 15 चुनाव आयुक्त बदल गए, मुख्य चुनाव आयुक्त। पर सरकार सवाल करती है कि 24 साल में 22 चीफ जस्टिस भी बदल गए इस व्यवस्था के चलते। जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में कार्यकाल का हवाला दे रहे हैं तो इस व्यवस्था को सही क्यों ठहराते हैं? आपसे जानना चाहता हूं कि इस आपत्तियों के साथ में कुछ तथ्य भी जनता के बीच में लाए जा रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है कि अभी जो 34 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, उनमें से 7 के पिता भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। तो जो किरण रिजिजू भाई भतीजावाद के संदर्भ में इशारा करते हैं, उसके साथ में ये तथ्य भी दाएं बाएं से लोगों के बीच में पहुंचाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? इस बात से इंकार करेंगे कि देश के वर्तमान कानून मंत्री की चिंताएं वाकई जायज हैं? भाई भतीजावाद है, जजों की नियुक्ति के अंतर्गत एक कॉकस सा हो गया है कि बेटा ही बनेगा, भतीजा ही बनेगा, परिवार के लोग ही बनेंगे। क्या कहते हैं? जहां तक सुप्रीम कानून मंत्री की जो आपत्ति है जी, उनका ये कहना है कि संविधान में ये व्यवस्था नहीं दी गई है कि कोलेजियल सिस्टम हो। जी, उनका कहना है कि संविधान ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति, उनकी नियुक्ति करेंगे और कंसल्टेशन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये व्यवस्था होता है। जी, कोलेजियल सिस्टम, उनके अनुसार ये कोलेजियल सिस्टम जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के संविधान के उस मंशा को न समझ के कोलेजियल सिस्टम अपने आप कानून के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के अपने कानून के द्वारा ये लागू किया गया है। तो वो कहते हैं ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दो बातें कहते हैं कि संविधान में नहीं है ये व्यवस्था, कहीं नहीं है संविधान में ऐसी व्यवस्था कोलेजियल सिस्टम का, और दूसरे दुनिया में कहीं नहीं है कि जहाँ की जजेज जो है जज को फ्री अपॉइंट करते हो, बल्कि हर जगह एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है। और यहाँ जो कोलेजियल सिस्टम चल रहा है उसमें यह है कि एक बार इसको नाम को भेज दिया गया, उस नाम को सुप्रीम कोर्ट में जो नाम रिकमेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको सुप्रीम गवर्नमेंट को मानना ही मानना जी। तो एक ज्यादा एक बार और रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और दोबारा अगर फिर कोलेजियल सिस्टम ने उसी नाम को भेज दिया है तो वो हमको गवर्नमेंट को मानना ही मानना। तो कहना है कि इस तरह से तो आप हमको कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आप ही फिर हमें तो ऊपर भेजते हैं, जबकि आप चाहते हैं कि आप ही का रिकमेंडेशन को माने। तो ये तो उनका तर्क है। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क है कि अगर आप पूरे के पूरी तरह से जुडिशरी जो है संविधान में एक तरह से स्वतंत्र इकाई है, ये प्रोसेस संविधान में ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र होगी, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अगर एग्जीक्यूटिव की कंट्रोल में दे दिया जाए तो एग्जीक्यूटिव के लोग अपने ढंग से अपॉइंट करेंगे और फिर वो उसी तरह के न्यायाधीश भी आएंगे जो उनके कहने को काम। तो ये दोनों स्थिति अपने आपस में एक तरह से है, और ये इस तरह की विरोध तो मैं समझ रहा हूँ कि इमरजेंसी के टाइम से ही चल रहा है, इंदिरा गांधी के पास से, और अभी चल रहा है। अब इसके लिए जो नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन था वो उस तरह की चीजें बनाई गई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आज की परिस्थिति में ये सोचना पड़ेगा कि कोलेजियल सिस्टम, ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसके बीच में कौन सा ऐसा सिस्टम लाया जाए जो कि दोनों में जनता के कम से कम विश्वास हो और ये न लगे कि जनता में दोनों में आपस में संघर्ष चल रही है। जी। तो कुल मिलाकर कौन सा सिस्टम लाया जाए? पांडे साहब तो सवाल के साथ में हमारे बीच में आ गए, लेकिन हमें तो इसके मुकाम तक पहुंचना है, और इसलिए मेरे साथ में सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, स्वयं वकील भी हैं, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो देश को मजबूत करने के लिए आगे चल रहे हैं, उसके लिए ही इतना पसीना बहा रहे हैं। विपक्ष बता रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब इन आरोपों को थोड़ा सा बल मिलता हुआ दिख रहा है सुखप्रीत जी, जब सर्वोच्च न्यायालय ही अपनी नाराजगी, अपनी तलखी
सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहा है। अपने आप को कितना कटघरे में खड़ा महसूस कर रहे हैं? सर, ये सारा कुछ जो है वो लोकतंत्र का हिस्सा है। अच्छा, हमें इसकी तलखी नहीं समझनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये विचारधारा दोनों तरफ की विचारधारा है। पहली चीज, हर एक कोई भी प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, वो जब किसी टाइम पे ये प्रणाली चल रही थी तो इसमें कोई हर समय के साथ सब चीजें चेंज होती आ रही जी। आज ये भाई भतीजावाद जो है वो सबके सामने आ चुका है जी। और अगर ये त्रुटियां जो हैं या जो दोष हैं उस चीज में कुछ नजर आ रहे हैं जी और हमें एक हेल्दी वे से जी अच्छे सुझावों के साथ, हिमांशु जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग अपनी विचारधारा रखें और आप बड़े बड़े लोगों को अगर शामिल करके इस विचारधारा में अगर इस त्रुटियों को हम दूर करते हैं जिससे करप्शन दूर हो सकती है। एक जुडिशरी ही मात्र ऐसा जगह बची है जहां पे आज करप्शन बहुत कम है बनिस्बत अगर अपन दूसरे संस्थानों में देखें। सुब्री जी, इतना अच्छा मत बोलिए, थोड़ा अपने नेता के साथ खड़ा होइए। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू पहले भारत के कानून मंत्री होने से पहले भाजपा के सम्माननीय सदस्य हैं। उन्होंने कहा क्या सार्वजनिक कार्यक्रम में कि कॉलेजियम सिस्टम के कारण जजों के बीच में राजनीति होती है, अपना न्यायिक काम छोड़कर जजें बनवाने के काम में व्यस्त रहते हैं। आपसे जानना यह चाहता हूं, देश का कानून मंत्री ही देश की सर्वोच्च अदालत के सम्मान्य सदस्यों के बीच में इस प्रकार के ख्यालात सार्वजनिक मंच से व्यक्त करेगा तो लोगों का इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा कैसे रहेगा? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए, क्योंकि आप तो देश को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो थोड़ा समझाइए ना कि इस प्रकार की टिप्पणियों से देश के कानून मंत्री के द्वारा किस तरीके से लोकतंत्र पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ठोस हो रहा है। तो हिमांशु भाई, ये लोकतंत्र को मजबूत करने का ही एक रास्ता है। कोई भी कानून जिसके अंदर या कोई कार्यप्रणाली जिसके अंदर त्रुटियां बहुत ज्यादा हैं और आज उसकी डिमांड है कि वो हम ठीक कर सकते हैं, तो हमें सब लोगों को इस पे विचार रखने चाहिए। जब पता है इस सिस्टम में कई तरह की त्रुटियां हैं और उस एक ये सिर्फ भाई भतीजावाद नहीं है। आपसी एक आदमी को जब वो रिकमेंड करते हैं तो दो आदमी नाराज होते हैं, जो हर एक का चहेता बनने वाला काम है। जब तक तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, ऐसी चीजें जो मोदी सरकार ने यही काम किया है आज की डेट में, जिस कानून में जहां जहां उनको लगा, जिस प्रणाली में उनको लगा जहां पे चेंज जरूरत है समय की, उस पे वो आवाज बन के, जनता की आवाज बन के उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसकी एक आवाज बनती हुई किरण रिजिजू की आवाज है, या उसमें उससे बड़े लोगों की भी आवाज है, कई जजेस की ये आवाज है। ऐसा नहीं है कि ये जो सिर्फ एक सिस्टम इसमें से आवाज मांग रहा है आज और सिस्टम चेंज मांग रहा है और हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर जगह सिस्टम ने चेंज किया है अपने आप को, सिस्टम बदलाव चाह रहा है। सुप्रीत जी बाकी कुछ ठोस हमें कह नहीं पा रहे, लेकिन मेरे साथ में एहतेशाम हाशमी जी हैं, उनसे समझना चाहता हूं। ये शिकायत तो हर स्तर पर रही है कि जजों की नियुक्ति के अंतर्गत वाकई शायद मेरिट दरकिनार हो रही है। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट लाया गया था उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को शामिल करने की कोशिश थी। एहतेशाम हाशमी जी, कुछ आपकी राय है इसके संदर्भ में? जी देखिए हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पैनलिस्ट का साधुवाद मेरा कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिबेट रखा है जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुडिशरी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे लोकतंत्र का जी। और कोलेजियम सिस्टम की व्यवस्था वैसे हमारे संविधान में नहीं है और जजेस के अपॉइंटमेंट में अपने बेटे को, अपने भतीजे को अपॉइंट करने की भी जो कहानी रही है वो भी आप सब बेहतर जानते हैं जी। लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है। बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि सीबीआई के डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सब उनके कब्जे में रहें और जिससे कि भी वो पूरे लोकतंत्र का
एक तरीके से शोषण कर सके। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ मुद्दे जो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, तो ऑनरेबल जजेस ने उसमें सरकार को कड़ी लताड़ लगाई है। जैसे कि आप अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुद्दा सुन लीजिए, और एक तरफ तो बीजेपी के लोग बात करते हैं कि जजेस को पावर नहीं है कि वो अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट करें या ना करें। मैं भी मानता हूँ ये बात सही है, लेकिन आप देखिए जब से बीजेपी की सरकार आई है, सॉलिसिटर जनरल साहब कैसे अपॉइंट हुए, एडवोकेट जनरल कैसे अपॉइंट होते हैं, सरकारी वकील कैसे अपॉइंट होते हैं। तो आपको अगर सामने वाले पे लांछन लगाना है तो पहले तो अपना दामन आपको पाक साफ रखना है। जहां तक बात कॉलेजियम सिस्टम की है, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूँ, लेकिन जहां तक बात बीजेपी सरकार की अनैतिक मंशा की है कि ये जुडिशरी को भी अपने पंजे में दबोच के रखना चाहते हैं, उस व्यवस्था का मैं खिलाफ हूँ। एक फेयर प्रोसीजर बने जिसके थ्रू ऑनरेबल जज का सिलेक्शन हो। और एक चीज और बताना हिमांशु जी, मैं चाहता हूँ आपको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस की एक अपनी गरिमा है और उनको ऑनरेबल कहकर ही संबोधित किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे लॉ मिनिस्टर ने ओपनली पब्लिक डिबेट में ऑनरेबल जजेस की अवमानना करी है, ये हमारे इतिहास में हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की पावर कितनी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जजेस तक की भी कंटेम्प्ट करने से नहीं चूक रहे हैं। जहां तक बात पारदर्शिता की है हिमांशु जी, मैं पारदर्शिता के हमेशा साथ खड़ा हूँ। कोई नया सिस्टम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हमारी विधायिका या सरकार लेके आती है, हम सब उसका स्वागत करेंगे, लेकिन एक फेयर नेशनल जस्टिस के साथ वो सिस्टम आना चाहिए कि जजेस के अपॉइंटमेंट। आप नहीं मानते हैं कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट लाया गया था वो एक पारदर्शी सिस्टम था? उसमें सरकार ने क्या चाहा था? उस एक्ट के अंतर्गत चीफ जस्टिस को ही उस समिति का मुखिया बनाया गया था। चीफ जस्टिस के अलावा 2 सबसे सीनियर जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्हें मेंबर बनाया गया था। देश के कानून मंत्री को उसमें शामिल किया गया था, और इसके अलावा 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी उस सूची में हिस्सा दिया गया था, और उन 2 व्यक्तियों के चयन के लिए भी एक कमेटी का प्रावधान किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। क्या आपको नहीं लगता है एक ईमानदार कोशिश थी, एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने का प्रयास था, लेकिन स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के तहत इसको खारिज कर दिया? बतौर अधिवक्ता आप कहां खड़े होते हैं? इस फैसले के साथ खड़े होते हैं या इस कोशिश के साथ खड़े होते हैं? हाशमी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और सारे देशवासी इस समय हमारी चर्चा को देख रहे हैं जी, और ये गरिमापूर्ण चर्चा बनी रहे इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। हिमांशु जी, आप एक पत्रकार हैं, आपने आज एक खबर मेरे खिलाफ दिखाई तो मैं आपकी बुराई करना शुरू कर दूंगा, आपने एक खबर मेरे फेवर में दिखाई तो मैं आपकी तारीफ करना शुरू कर दूंगा, जबकि मुझे तारीफ उस चीज की करना चाहिए कि हिमांशु जी निष्पक्ष पत्रकार इसमें कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ के इसमें अपनी इलीगल एक्टिविटी शुरू कर देगी। कॉलेजियम प्रणाली बहुत अच्छी प्रणाली है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है वो भी उतना ही क्लियर रहना चाहिए जितना कि ये प्रणाली का सिस्टम बनाया गया है। और मेरा ये मानना है कि हमारे पास कई नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं और कई रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस हैं, कई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, जो कि बहुत ही ईमानदार रहे हैं। मुझे लगता है कि एक पूरा जैसे लॉ कमीशन आता है, सच्चे कमेटी की रिपोर्ट आती है, एक कमेटी अपॉइंट की जानी चाहिए जिसमें आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हो, लॉयर्स हो और कई एक्स। मैं माफी चाहूंगा हाशमी साहब, आपकी आवाज हमारे पास साफ तरीके से आ नहीं पा रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम को कहूंगा कि वो दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करें। मैं राहुल जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले सुखप्रीत जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार उनकी बात सुनते हैं फिर राहुल जी के पास चलते हैं। जी सुखप्रीत जी। देखिए, सारी बात में इन्होंने ये बात बोली कि ये सिस्टम अच्छा है जी, लेकिन प्रॉब्लम है इनकी कि ये जो माइंडसेट है ना, यही तो चेंज करना है। आप देखिए, मोदी जी की मंशा है कि विपक्ष भी उस चयन प्रक्रिया में शामिल हो, और इनका एक लक्ष्य है मोदी जी का जो कि एक साफ प्रणाली की तरफ और सच्ची प्रणाली की तरफ, ईमानदारी की तरफ बढ़ता है, और विपक्ष को कोई और काम नहीं। अगर मोदी जी ने कुछ भी अच्छा किया तो उसको भी बेवजह, अरे इसमें विपक्ष कहां आ गया? अभी आप क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी क्या विपक्ष में शामिल कर रहे हैं? क्योंकि आपकी कोशिशों को सवाल के घेरे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ला रहे हैं, वो आपकी मंशा पर, आपके तौर तरीकों पर सवाल कर रहे हैं।
हिमांशु भाई, जो हाशमी जी की विचारधारा है उसमें विपक्ष की बदबू आ रही है, और आपको भी पता है जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सच्चाई है उसमें। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां सच्चे मन से एक चीज को आज के प्रणाली के अनुसार अगर हम उसकी त्रुटियों को दूर करना चाहते हैं, उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? हाशमी साहब मुझसे दोबारा जुड़े हैं। हाशमी साहब, आप कुछ बात कह रहे थे पर हम साफ तरीके से सुन नहीं पा रहे थे, एक बार दोबारा दोहराएंगे अपनी बात को? हेलो जी हाशमी जी। जी, देखिए हिमांशु जी, मेरा बस यही कहना है कि आप एक बहुत ही ईमानदार पत्रकार हैं जी। और आप अगर मेरे खिलाफ खबर दिखाएंगे तो मैं आपकी बुराई करूंगा, मेरे फेवर की खबर दिखाएंगे तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। वही हाल बीजेपी सरकार का है। इनके फेवर में अगर जजेस बोलते हैं तो वो जजेस बहुत अच्छे, उनको ये राज्यसभा भेजते हैं। आपने देखा जस्टिस गोगोई का मामला, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि कोलकाता से उठ के आए हुए हैं, इनको हम राज्यसभा नहीं भेजेंगे? इन्होंने क्यों भेजा राज्यसभा? जी। जब ये खुद ही इंटेंशन डाउटफुल है तो ये सिस्टम पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? और दूसरी चीज, जुडिशरी पे अगर आपको कोई आरोप प्रत्यारोप करना है, आप उसको बंद कमरे में कर सकते हैं, लेकिन संविधान इस बात की इजाजत बीजेपी सरकार को और लॉ मिनिस्टर को नहीं देता कि आप ओपनली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्रिटिसाइज करें। ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जहां तक बात फेयर अपॉइंटमेंट की है, मैं भी फेवर करता हूं कि फेयर अपॉइंटमेंट प्रोसेस एस्टैब्लिश होना चाहिए और एक कमीशन बने जिसमें आप जैसे सीनियर पत्रकार हो, रिटायर्ड हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हो, वाइस चांसलर हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, और एक नई व्यवस्था बनाई जाए जो कि बिल्कुल पारदर्शिता पूर्ण हो, जो कि फेयर हो, और जिसमें जो जजेस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते इलीगल सिस्टम की वजह से, उनको भी बेनिफिट मिले। आज हमने ये हाशमी जी का कहना है, लेकिन इस चर्चा को थोड़ा विस्तार देने के लिए राहुल जी आपके पास आना चाहता हूं। 2014 में संशोधन लाया गया, न केवल संसद से पारित हुआ बल्कि कई राज्यों से भी पारित हो गया, विधानसभाओं से। पर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। 7 साल तक सरकार मौन रही, अब अचानक मुखर है। इस मौन और अब की मुखरता पर भी तो कुछ कही है, एक सवाल। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय कई मसलों पर ईमानदारी की, पारदर्शिता की हिमायत करता है, पर जनता के बीच में ये सवाल उठते हैं कि आजकल जितने भी कमीशन बनते हैं, उन कमीशन की अहर्ताओं में आपका हाई कोर्ट का जज होना, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना, सुप्रीम कोर्ट का जज होना, इनको शामिल कर दिया जाता है। ये सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सेवा के संदर्भ में जो अहर्ताएं निर्धारित हैं, इसके संदर्भ में भी कोई टिप्पणी राहुल जी आप करना चाहेंगे? आपका बटन शायद म्यूट का दबा हुआ है राहुल जी, मैं अनुरोध करूंगा आप उसे अनम्यूट कर दें। जी जी। इस मुद्दे पर बहुत हमारे सम्मानित न्यायाधीशों ने, न्यायमूर्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पणियां की हैं। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति के बहुत जल्दी, कुछ लोगों ने तो कहा कि बिल्कुल ही कोई भी उनको दूसरा काम नहीं करना चाहिए जी, ना तो निजी ना कोई सरकारी या अर्ध सरकारी। कुछ लोगों ने कहा है कि एक निश्चित अवधि के बाद, और वो एक सम्मानजनक अवधि होनी चाहिए, उसके बाद फिर वो कैसी इसी नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं। जी। तो मैं इससे सहमत हूं कि ये उचित नहीं है। और रंजन गोगोई साहब का जो मामला है वो, और उससे पहले रंगनाथ मिश्र का भी ऐसा मामला हो चुका है जी, जब वो बताते हैं कि इससे पूरी न्यायिक व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय की तटस्थता, निष्पक्षता और न्याय संगतता पर बहुत गंभीर सवाल उठे हैं जी। तो ये दोनों, ये सरकारों का भी काम है कि वो इस तरह का प्रलोभन न दे, पहले से ऐसा ना करे, और ये न्यायाधीशों का भी काम है कि वो ऐसे किसी प्रलोभन में या ऐसे किसी पद को स्वीकार ना करें। ये तो एक पक्ष है जी, क्योंकि इससे समुचित न्यायपालिका की छवि प्रभावित होती है, उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है जी। दूसरी ये जो बात है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे जो राजनीतिक मंशा है इस समय, जो बार बार रिजिजू कह रहे हैं, हर मंच पर इस बात को उठा रहे हैं कि अभी जो नए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आए हैं जी, देश के मुख्य न्यायाधीश, और जो जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनके पिछले आप उनके रिकॉर्ड को देखेंगे और उनके फैसलों को देखें तो ये स्पष्ट है कि ये कुछ ज्यादा ही बहुत प्रखर, बहुत स्पष्ट और इधर उधर की बात नहीं करने वाले और कड़ी और खरी बात करने वाले न्यायाधीश हमारे यहाँ आ गए हैं। और उनकी राजनीतिक रूप से उनके बहुत से फैसले इस सरकार की इच्छाओं और मंशा के विपरीत जाते हैं, पार्टी के विपरीत जाते हैं।
तो इस वक्त का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको लेकर एक असुविधा मन में लगती है सरकार के, इसलिए शायद उस पर यह दबाव बनाने की भी एक कोशिश हो सकती है कि उस पर वो पारदर्शी नहीं है आपका तरीका, आपके कारण न्यायिक सुधार नहीं हो पा रहे हैं, न्याय तक लोगों की पहुंच या जल्दी समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बदलाव की जरूरत है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, हो सकता है कि ये एक संभावना हो। जी, पर राहुल जी, जो ये टिप्पणी है किरण रिजिजू जी की, आपके पास तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी बड़ा अनुभव है, आप बेहद पढ़ने लिखने वाले आदमी, उनका कहना है दुनिया में और कहीं भी जजेस जज की नियुक्ति नहीं करते हैं, ये हिंदुस्तान में इन्होंने अपना सिस्टम बना लिया कि जजेस ही जज की नियुक्ति करेंगे, सरकार तो एक औपचारिकता मात्र है, आपने जो भेज दिया हम उस पर सहमति दें, हमारी हैसियत केवल इतनी रह गई है। इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, ये मुझे लगता है कि किरण रिजिजू बेहतर शब्दों और शैली का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये बात सच है कि किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश में वहां की न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हों। सब जगह कहीं भी नहीं, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, कनाडा में नहीं है, और कई जो प्रमुख देश हमारे लोकतांत्रिक देश माने जाते हैं, तो ये भारत की एक विशिष्ट व्यवस्था बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये बातें, जैसा अभी हमारे कोई मित्र भी कह रहे थे, ये बातें इतने खुले तौर पर जब आप चुनाव प्रचार में लगे हैं उस समय ये बातें कहना, इन प्रश्नों को उठाना चुनाव प्रचार में या किसी और चैनल पर बैठकर, ये उसका सही मंच नहीं है। कानून मंत्री को न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना भी उसका एक कर्तव्य है। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना भी एक कर्तव्य है, ये राहुल जी बात कह रहे हैं। सुखप्रीत जी को हस्तक्षेप पर जा रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर पांडे साहब के पास में चलेंगे। जी सुखप्रीत जी, क्या ऐसा कह दिया राहुल जी ने कि आपको लगा हस्तक्षेप करना बड़ा जरूरी हो गया? नहीं, पॉइंट जो बात की सच्चाई तो ये है कि इस समय की मांग है कि इस कानून में संशोधन आए, इस प्रक्रिया में संशोधन आए, ये समय की मांग है। रही बात अपनी बात को रखने की, तो ये नहीं है कि हर तरीके से कानून मंत्री अपनी बात रख चुके हैं, पहले भी रख चुके हैं। क्या है कि वो कानून को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा। और वो उनको जब क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो जब वो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप कहेंगे ये सार्वजनिक बयान हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि या तो आदमी उस टाइम में चुप रहेगा तो दूसरा आदमी उसकी मंशा पे वो करेगा, और अगर वो बोलेंगे तो मतलब जो विक्रम बेताल वाली स्टोरी है जी, अगर तू बोलेगा तो मैं मतलब उड़ जाऊंगा, तो वो वाली बात यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। एक तरफ क्वेश्चन पूछोगे, अगर वो क्वेश्चन का पब्लिकली जवाब देते हैं जो अपनी विचारधारा और उस कानून के जो उसकी प्रक्रिया है, उसकी जो त्रुटियों को अगर वो बाहर लाते हैं, जो कि लाना चाहिए। देखो आज विचार गोष्ठी होनी बहुत जरूरी है। सीनियर एडवोकेट्स, मैं कहूंगा सीनियर एडवोकेट्स को शामिल होना चाहिए, विपक्ष को शामिल होना चाहिए, और बड़े बड़े पत्रकारों को, सीनियर पत्रकारों को शामिल होना चाहिए, जिन लोगों ने अपनी 20 साल 25 साल या 30 साल की सर्विस में अपनी ऑनेस्टी दिखाई है, ईमानदारी दिखाई है। ऐसे व्यक्तियों को आगे आके इस कानून के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में अपने विचार देने चाहिए, ये सुखप्रीत जी का कहना है। लेकिन मैं पंडित साहब आपके पास आना चाहता हूं, जब भी कोई मसले होते हैं जिसमें प्रभावित पक्ष होता है तो उसको उसकी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जाता। फैसले के संदर्भ में अगर मेरे ऊपर कोई आरोप है तो मैं ही खुद अपने संदर्भ में जांच करूं और फैसला दूं, ये संभव नहीं है। ये जो अपॉइंटमेंट के संदर्भ में है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय स्वयं प्रभावित पक्ष है और सर्वोच्च न्यायालय खुद ही सुनवाई करता है, खुद ही फैसला देता है। ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। थोड़ा इसके संदर्भ में बतौर पूर्व न्यायमूर्ति आप दृष्टि दीजिए ना। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं कमतर होता है? देश में संसद के लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अलग सम्मान है। संसद से पारित कानून को भी खारिज कर दिया जा रहा है, और किसको खारिज कर दिया जा रहा है? उसके द्वारा खारिज कर दिया जा रहा है जिसको लग रहा है कि इससे हम प्रभावित हो रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये जो जजेस की नियुक्ति के बारे में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी ने बना था जी, वो संविधान के में संशोधन के बाद बना था जी। ये पूरा मामला संविधान के संशोधन का है जी। और संविधान पे संशोधन तभी होता है जब पार्लियामेंट और राज्यसभा पास करते हैं, उसके बाद कम से कम आधे राज्यों से उसको पारित किया जाता है। जी।
तो संविधान का जो विषय है वो देश की जनता का विषय है, उस पर तुम बहस होनी चाहिए, इसको दोहराया नहीं। क्योंकि संविधान में कोई भी आप वी द पीपल ऑफ इंडिया ने संविधान बनाया है, तो जनता को पूरा हक है, कोई भी संवैधानिक संशोधन अगर होता है तो उस पर देश की जनता को और हर व्यक्ति को उस पर हर तरह से टिप्पणी करना चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, या आम आदमी हो, या प्रोफेसर हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, उसको उतने बराबर का हक है। वो सिटीजन होने के नाते उसका हक है कि संविधान के किसी भी संशोधन के मामले में बात है। अब आपने एक जो सवाल ये पूछा है, एक बड़ा रिलेवेंट सवाल उठाया कि ये 7 सालों तक तो ये बात नहीं उठी, अपॉइंटमेंट अब क्यों उठी? उसका एक बहुत रेलिवेंट कारण है, उसको आप समझने की होता है। और चूंकि ये जजेस का अपॉइंटमेंट संवैधानिक मुद्दा है, इसलिए मुझे भी इसको स्पष्ट करना चाहिए, खुल के कहना चाहिए अपनी बात को, क्योंकि सारे देश के लोग समझे। कारण ये है कि ये जो नए चीफ जस्टिस हुए हैं श्री चंद्रचूड़ साहब, ये इनका कार्यकाल 2 साल तक है। बाकी लोगों का अभी जो कार्यकाल में वो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 9 महीने का, इस 2 सालों में कम से कम 2000 कम से कम समझ लीजिए कि 200-300 हाईकोर्ट जजेस को और कम से कम 5-10-12 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, इतने से करने जा रहे हैं। अब इतने जजेस के बाद कोलिजियम सिस्टम को, अगर जैसा कि जजेस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप कोलिजियम सिस्टम को है तो उसको मानिए, और उस कोलिजियम सिस्टम में ये है कि जो जज ने सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन किया है उसको कंसिडर करिए, अपॉइंट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप एक बार इतना करें। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी अपॉइंटमेंट जस्टिस इस समय करेंगे वो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट को हर हालत में मानना ही पड़ेगा। अब 200 लोगों के हाईकोर्ट जज का अपॉइंटमेंट हो और उसके बाद अब मान लीजिए, ये सभी जानते हैं उनका बैकग्राउंड, जो चंद्रचूड़ साहब का जो बैकग्राउंड है वो निश्चित रूप से जो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो दृष्टिकोण होता है, देखिए अमेरिका में तो जजेस की फिलॉसफी मालूम है, उनकी क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या फिलॉसफी है सोचने की, उनकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, सब है, और उसमें सब जानते हैं कि जज ऐसा नहीं है। भारत में एक खुद चर्चा नहीं होती कि किस जज का क्या बैकग्राउंड है और क्या करेंगे। भारत में एक शब्द नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, उसके हिसाब से करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हर जगह सर्वोपरि है, अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, लेकिन वहां बिल्कुल मालूम है कि कौन किसका अपॉइंटी है, किस पार्टी का, और कौन किसका सोच क्या है, उस हिसाब से लोग उस पर टिप्पणी भी करते हैं। अब भारत में निश्चित रूप से ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके 100% सपोर्टिंग उनका दृष्टिकोण नहीं है। उनका एक अपना है, वो सोचते हैं कि लिबरल सोसाइटी होना चाहिए, उनका ये सोच है कि फेमिनिज्म के बड़े भारी सपोर्टर है। उनका ये है कि बहुत सारी वेस्टर्नाइज फिलॉसफी से ज्यादा वो अपने को वही पढ़ाई लिखाई सब वही हुई उनकी, तो वो ज्यादा उसके नजदीक होते हैं। जितना सोसाइटी ओपन और लिबरल हो उतना ज्यादा बेटर, जबकि प्रेजेंट सोसाइटी जो पार्टी है वो लिबरल सोसाइटी की नहीं बल्कि जा रही है। तो ये सारी बातें देख के टॉपिक उठाए जा रहे हैं। भाई ऐसा तो हो कि ये जो 200-250 जजेस हाईकोर्ट में अपॉइंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये सब नहीं बन सकते। तो जो 200 जजेस की अपॉइंटमेंट संभावित है अगले 2 साल में, उसको लेके बेचैनी है, ऐसा आकलन है जस्टिस सीबी पांडे साहब का। उनका मानना है कि वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं वो सरकार के यसमैन के तौर पर नहीं देखे जा सकते। उनकी अपनी एक छवि है, अपना सोचने का तरीका है, अपना काम करने की पद्धति, और कहीं ना कहीं असहज है। इसलिए 7 साल बाद ये विषय अचानक इतना सुर्खियों में आ रहा है। मेरे साथ में एहतशाम हाशमी जी हैं। हाशमी साहब, 16 अक्टूबर 2015 को आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इस कमीशन को खारिज कर दिया था जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में था। 4-1 के 4 जजेस एक्ट के खिलाफ थे, 1 एक्ट के समर्थन में थे। हम अतीत में देखते हैं जब कभी ऐसे फैसले आते हैं, अपील हो जाती है और बड़ी बेंच को रेफर कर दिया जाता है, कभी कभी तो पूर्ण बेंच बैठ जाती है। इतना नाजुक मसला था, 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया, सरकार ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, और अब अचानक प्रतिवाद कर रही है, तो वो भी कोर्ट में नहीं, जनता के बीच में। थोड़ा इसके संदर्भ में भी तो कहिए। हिमांशु जी, जब मैं आपके सामने अपने विचार रखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है और आपका जो एक नजरिया है चीजों को देखने का, वो हम लोगों से कहीं बेहतर है। लेकिन फिर भी आपने सवाल रखा है, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जब ट्रिपल तलाक पे फैसला आया तब बीजेपी की सरकार ने फैसले पे और जिन जजेस ने फैसला दिया उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। उन्होंने ढोल ताशे के साथ उस फैसले का स्वागत किया। वो जजेस भी कोलिजियम सिस्टम के उपज थे,
जी। फिर बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक और भी कई ऐसे फैसले आए, सीए एनआरसी का फैसला आया, या एनआरसी पे जो लोग अरेस्ट हुए हैं, सिद्दीक कप्पन, उनकी बेल खारिज हुई, तब बीजेपी के नेताओं ने उस फैसले का स्वागत किया और उन जजेस का भी स्वागत किया। कॉलेजियम सिस्टम के गर्भ से जो जजेस पैदा हुए उनको राज्यसभा और ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया। तो सर आप क्या चाहते हैं? जजेस आपके हाथों की कठपुतली बनके सिर्फ आपके हिसाब से नाचेंगे तब आप उनका सम्मान करेंगे, लेकिन वो न्याय हित में संविधान के दायरे में अगर कोई फैसला देते हैं जो कि आपके खिलाफ आता है, तो आप एक पब्लिक प्लेस पे जाके एक पब्लिक मीटिंग में आप जजेस की अवमानना करेंगे। ये एक मेरा छोटा सा सबमिशन है आपके सामने पर। जी, राजाराम आजमी जी कह रहे हैं कि कोशिश है जजेस को अपने अनुसार संचालित करने की, और जब वो कोशिश सफल होती नहीं दिख रही है तो आप इस तरीके से उनकी छवि के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा एक दृष्टिकोण हाशमी साहब का है। सुखबीर जी को लग रहा है नहीं गलत बात कह दी। जी सुखबीर जी, क्या गलत कह दिया हाशमी जी ने? हाशमी जी को ना दर्द हो रहा है। अच्छा, अगर 3 तलाक पे सारी दुनिया खुश है तो हाशमी जी को दर्द है। जी देखिए इन्होंने कितनी रिसर्च करी, इन्होंने ये नहीं देखा कि वो एक जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, कितनी मासूम महिलाएं उस पे प्रताड़ित थी जी, कितनी दुनिया, मतलब इस बात के लिए सारी जगह डिबेट चली और सब महिलाओं ने इसका स्वागत किया कि इस चुंगल से हमें बचाने वाली मोदी गवर्नमेंट जो कि समर्थन कर रही थी कितनी देर से इस चीज का, और अगर जजेस ने वो फैसला किया तो इनको दर्द हो रहा है कि वो फैसले से इनको खुशी होनी चाहिए थी। कैसी बातें कर रहे हैं सुखबीर जी? हाशमी साहब तो ये बता रहे हैं भाई इतना अच्छा फैसला देने वाले जो जजेस आए वो इस कॉलेजियम सिस्टम से ही निकल कर आए, और उसी कॉलेजियम सिस्टम को आपकी सरकार के सम्माननीय कानून मंत्री खारिज कर रहे हैं। तो हाशमी साहब तो इस दुविधा, इस उलझन को साझा कर रहे थे, उन्होंने फैसले पर कहां सवाल उठाया? नहीं, उन्होंने फैसले, आप उनकी मंशा जो इस बात को रखने की थी वो यही थी कि इस पे इनका क्वेश्चन था, इनका दिमाग जो है वो नेगेटिव तरीके से इस चीज को ले रहा था। रही बात इस सिस्टम के, तो हम अगेंस्ट हैं ही हैं जी, हम तो बोल रहे हैं कि इस सिस्टम में त्रुटियां हैं जी। अगर वो मेरा और तेरा जज नहीं है, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया जजेस की बात है, और सिस्टम की प्रणाली को हमें ठीक करने के लिए आपस में कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए विचारधारा करनी चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट ला रही है तो गलत है, और अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट लाएगी तो ठीक है। तो ये हमारी मानसिकता चेंज होगी। आज की मॉडर्न जो सोसाइटी है, जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो उनको सबको अपनी विचारधारा में इस चीज को लाना होगा और इसको लाना होगा, ये सुखबीर जी कह रहे हैं। लेकिन मैं राहुल जी अब आपके पास में थोड़ी लंबी बातचीत के लिए आना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि विषय तो संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखने का है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का तौर तरीका अपने आप को संदेह के घेरे में ले आता है? आपके संदर्भ में एक फैसला संसद में होता है, आप उसको खुद ही खारिज कर देते हैं। जो आपसे जुड़ा हुआ है उसके संदर्भ में आप ही फैसला कर देते हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए लागू नहीं होगा। इसमें कुछ कहिए ना। देखिए, अंततः हमारे संविधान की व्यवस्था के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो कानून, संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है और वो संवैधानिक है या नहीं है इसका फैसला कर सकती है। यह अधिकार तो और किसी के पास है नहीं। अब उन 5 राहुल जी, मैं इसमें भी बीच में आपको रोकना चाहता हूं और आपसे सवाल कर देता हूं। मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअल अधिकार किसको है। शाहबानो प्रकरण के अंतर्गत फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, संसद ने उसको पलट दिया, ऐसा हम इतिहास के पन्ने में पढ़ते रहते हैं। अब संसद ने फैसला लिया, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। कौन किसको पलट देगा समझ में ही नहीं आता है। देखिए, इन सब पर अब आपको मालूम है कि बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत जटिल इतिहास है। लेकिन मोटी बात जो मेरी, यहाँ पर हमारे साथ न्यायमूर्ति पांडे मौजूद हैं, कि मेरी मोटी समझ है संविधान की, वो यही है कि कानून की अंतिम व्याख्या, उसका निर्वचन और वो संवैधानिक है या नहीं कोई भी चीज, इसके फैसले का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है जी, संसद को नहीं है जी। संसद कानून बनाती है, लेकिन कानून सही बना है कि नहीं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल है कि नहीं, ये फैसले का, इस फैसले का अधिकार, समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को है। जी।
दूसरे एक चीज और, एक नई डॉक्ट्रिन जो आई थी केशवानंद भारती के बाद से, बेसिक स्ट्रक्चर, एक डॉक्ट्रिन आई, एक सिद्धांत आया संविधान के, एक बुनियादी ढांचे कि उसमें उससे छेड़छाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, संसद को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। और इसको संसद सहित सबने, पूरे देश ने मान लिया। और अभी जो व्यवस्था चल रही है कानूनी, वो उसी के भीतर चल रही है कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। पहले की गई थी, कई तरह की छेड़छाड़ की गई थी, इसके बाद ये सारे वो आए हैं। और यही हमारी व्यवस्था है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट एक बार, उसके कोई भी बेंच अगर एक फैसला देती है तो उसके बदले जाने तक वही देश का कानून होता है। अब इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि उस समय 5 में से 4 न्यायाधीशों ने जो उसको अस्वीकार किया था, एक्ट को, जुडिशियल कमीशन को, अपॉइंटमेंट कमीशन को, वो सही था या नहीं, क्योंकि इतनी मैं अभी ये धृष्टता नहीं करूंगा लेकिन मैं अभी ये कहूंगा कि ये बात सही है कि एक सुधारों की, न्यायिक सुधारों की जरूरत हमें है। न्यायिक नियुक्तियों में, तबादलों में ज्यादा पारदर्शिता हो, ताकि लोगों का उस पर उनका विश्वास जमे, उसमें संदेह की गुंजाइश ना हो। ये सारी चीजें सुनिश्चित करना भी न्यायपालिका का ही काम है और सरकार का भी काम है। सरकार को कोई मतलब नहीं है इससे, उसको बिल्कुल बाहर कर देना, उसको अस्पृश्य मानना, ये भी मैं समझता हूं कि ठीक बात नहीं है। लेकिन अब 30 साल से, वर्तमान व्यवस्था 30 साल से चल रही है, 3 दशक से। इस बीच उस पर कोई उंगलियां नहीं उठाई गई, उसको ऐसी कसमसाहट नहीं दिखाई गई। अभी ये जो अचानक लगातार रिजिजू जी एक तरह का अभियान सा चला रहे हैं, इससे संदेह पैदा होता है कि ये इसके पीछे कुछ और भी है। वो शायद दबाव बनाने की मानसिकता हो सकती है, दबाव बनाने की कोशिश रखती है, डर हो सकता है कि भाई ये अगर हमने इस तरह का एक दूसरा आख्यान खड़ा नहीं किया प्रश्न उठाने का, तो फिर ये सर्वोच्च न्यायालय हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर हावी हो सकता है, कुछ ज्यादा तंग कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्दे के पीछे की बातें हैं, इस पर हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। पर एक और विषय जो आपसे बात करने का है वो ये है कि हमारे यहाँ पर सेवानिवृत्ति के संदर्भ में आयु सीमा संदर्भ बंधन है। कोई सरकारी कर्मचारी, राज्यों के स्तर पर वो 55 साल, 58 साल या 60 साल के संदर्भ में है। केंद्र सरकार के संदर्भ में भी जो प्रावधान है उसके अंतर्गत 60 साल की आयु सीमा निर्धारित है। जब संविधान बना तो संविधान के अंतर्गत जजेस के संदर्भ में भी आयु सीमा का निर्धारण किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में 62 वर्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में 65 वर्ष की आयु निर्धारित की गई। कोई आधार होगा ना राहुल जी कि भाई इस समय तक मानसिक स्तर पर व्यक्ति, शारीरिक स्तर पर चैतन्य रहता है, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए सक्षम रहता है, ये आयु सीमा का बंधन है। पर उस आयु सीमा के बाद जो अलग अलग पदों पर, ग्लैमरस पदों पर जो नियुक्ति का खेल है, इसके संदर्भ में तो अदालत ध्यान नहीं देती, नियुक्ति के संदर्भ में ध्यान देती है। क्या आपको नहीं लगता है कि न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में केवल जजों की नियुक्ति के संदर्भ में नहीं, बल्कि उसके आगे के संदर्भ में भी एक व्यापक सुधार की जरूरत इस देश को है? हम तो कह ही रहे हैं बार बार, मैं भी अभी कह रहा हूं कि न्यायिक सुधारों की जरूरत है, कई तरह की न्यायिक सुधारों की, कई आयामों में है जी। तो इससे तो कोई भी इनकार नहीं करता है। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है न्याय को सुलभ बनाने के लिए और शीघ्र बनाने के लिए। लेकिन जहां तक आपने उम्र की, आयु सीमा की बात की, तो अमेरिका में जो लोकतंत्र का मतलब गुरु माना जाता है इस समय, उसमें तो आजीवन, पूरे जीवन के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हो जाता है, उस पर कोई सीमा नहीं है जी। राष्ट्रपति, लोकतंत्र में राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री, ये तो सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली पद होते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के पद होते हैं, नाजुक पद होते हैं, इनके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। नहीं तो इस संशोधन की भी तो जरूरत हो सकती है ना राहुल जी। अब यू ललित जैसा ज्ञानवान विधिवेत्ता महज 2 महीने के तौर पर मुख्य न्यायाधीश का दायित्व निभाकर रिटायर हो गया, तो सुधार के संदर्भ में चाहे सीमा का निर्धारण 65 का हो या आजीवन के संदर्भ में हो, पर जरूरत तो इसकी भी है भाई। अभी जब सीमा बनी हुई है तो उसमें समस्या क्या है? क्या आप ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका के लिए सीमा हटा लेनी चाहिए आयु की? मैं तो नहीं कह, कोई नहीं कह रहा है, ये तो समस्या कहाँ है? नहीं, आपने चूंकि उदाहरण दिया कि अमेरिका में आजीवन है, तो हमारा सवाल तो इस संदर्भ में है कि ये सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति के संदर्भ में
जो एक सहूलियत जुडिशरी में उपलब्ध है। आप भारत सरकार के अंतर्गत जो सचिव के स्तर पर रिटायर होते हैं उनको प्रतिबंधित किया रहता है कि आप अगले 1 साल 2 साल या 3 साल निजी क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, इस प्रकार के प्रतिबंध रहते हैं। जुडिशरी जहां पर एक निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, किसी अन्य तत्व से प्रभावित न हो इसकी अपेक्षा की जाती है, वहां पर सेवानिवृत्ति के साथ ही जो नियुक्ति का एक लंबा सिलसिला है, उठा के देखिए फहरिस्त, आज सेवानिवृत्त अगले दिन ही आपकी नियुक्ति, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी? मैंने आपके ही कार्यक्रम में अभी इससे पहले कहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की किसी नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ये नहीं होना चाहिए, अनैतिक है। तो राहुल जी बहुत स्पष्ट तौर पर और दृढ़ता के साथ इस बात को कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी किस्म की नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, इस कार्यक्रम के अंदर निकल कर आ रही है कि देश के अंदर एक प्रबल विश्वास सर्वोच्च न्यायालय या इस देश की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में है, और ये जिम्मेदारी देश की सरकार की सबसे ज्यादा है कि वो इस न्यायिक व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को खंडित न होने दे। अगर देश के कानून मंत्री ही इस न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक मंचों से इस भाषा के साथ सवाल उठाएंगे तो आम जनता के स्तर पर इन जजेस को लेकर और इन जजों के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों को लेकर विश्वास कैसे बनेगा। बेहतर होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं बल्कि देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था और देश की कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारियों को समझे और साझा रूप से समाधान की दिशा में प्रयास करे, ताकि देश की जनता का लोकतंत्र के संदर्भ में और इन संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में भरोसा कायम रहे। देखें, जिम्मेदार लोग इस प्रकार का कोई आचरण आने वाले समय में प्रस्तुत करते हैं या इसी प्रकार की बयानबाजी के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र को सवालों के घेरे में लाते हैं। इंतजार रहेगा हमें इन लोगों के तौर तरीकों को जानने का। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर हमारी व्यथा को व्यक्त करते हुए कुछ यूं है कि सुना है शोर से हल होंगे सारे मसले एक दिन, सुना है शोर से हल होंगे सारे मसले एक दिन, सो हम आवाज को आवाज से टकराते रहते हैं। नोमान शौक ने यह शेर लिखा था। शायद देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। बेहतर होगा कि वह अपने पद की महत्ता को समझे और साथ ही इस न्यायपालिका के संदर्भ में जनता के भरोसे को भी समझे, परस्पर मिलकर कोई नई राह खोजें ताकि देश का भरोसा डिगे नहीं। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए साथ बढ़ाओ।